Good morning, students. Today, we will explain the topic measuring mass. In previous video, I will have explained the topic measuring length. लेंथ के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था। आज हम देखिए मेजरिंग मास एंड मेजरिंग टाइम, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो मेजरिंग मास जो हमारी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट होती है कोई भी, उनकी बॉडी का जो वेट होता है उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है या मैटर के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। बॉडी के जो बॉडी होती है उसकी, हमारी बॉडी या वेट इसके मास या मैटर के अमाउंट के ऊपर डिपेंड होता है। जो बॉडी का मास होता है उसके मैटर के अमाउंट के ऊपर डिपेंड होता है। या हमारी बॉडी का जो वेट है वो उसके मास के ऊपर डिपेंड होता है। इसी तरीके से जो हेवनली बॉडी होती है, हेवनली बॉडी का मास लाइट बॉडी की मास से अधिक होता है। वज़न जो होता है, वेट, वो लाइट बॉडी से अधिक होता है हैवी बॉडी का मास। इसी तरीके से मास की जो एसआई यूनिट है, हम किसी भी बॉडी के मास को किस में मेजर करते हैं? SI यूनिट ऑफ मास इक्वल टू वी मेजर्ड इन किलोग्राम्स। हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। किसी बॉडी का जो मास होता है उसकी यूनिट होती है किलोग्राम। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ बॉडी मास इज इक्वल टू किलोग्राम। जो वेट की यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो किलोग्राम होती है, जिसे हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? केजी। ठीक है ना? अब देखिए 1 kg 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स एंड इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होते हैं, इसलिए 1 किलोग्राम में 1000 मल्टीप्लाई 1000 मिलीग्राम्स। कितने मिलीग्राम्स होते हैं 1 किलोग्राम में? और ग्राम्स कितने होते हैं? 1000 ग्राम्स। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ओके। तो जो हमारी छोटी यूनिट होती हैं उन्हें हम ग्राम्स और मिलीग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बड़ी यूनिट होती हैं कुछ उसे किलोग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जो इसकी एसआई यूनिट है वैसे किलोग्राम्स है, और जो बड़ी बड़ी ज़्यादा वेट होते हैं, हैवी वेट होते हैं, उनको हम किस में करते हैं? कुंटल में भी करते हैं, और उसमें टन में भी, टन की यूनिट में भी मेजर करते हैं, जो बड़े बड़े वेट होते हैं बॉडी। अब देखिए जो वेट, अब हम वेट करने की अलग अलग टेक्निकीज होती हैं। तो हम किस किस से करते हैं? तो वेट बीम बैलेंस एक टेक्निक होती है, और दूसरा होता है इसमें जो कंप्यूटराइज्ड वेट बैलेंस होते हैं। कंप्यूटराइज्ड वेट बैलेंस, जो कंप्यूटर से होते हैं वेट बैलेंस उन्हें होते हैं। लेकिन आपकी बुक में जो दिया हुआ है बीम बैलेंस के बारे में दिया गया है, इसमें क्या होते हैं? एक मेटेलिक रॉड होती है, इस तरीके से मेटेलिक या वुडन रॉड होती है। इसके सेंटर पर एक बैलेंस होती है, बीम लगी हुई होती है सेंटर पर वेट का बैलेंस करने के लिए, और दोनों जो एंड्स होते हैं इसके वुडन, ये या तो वुडन की होती है, जो वाली स्टिक होती है लगी हुई स्टिक इसमें रॉड इसकी, या मेटल की बनी हुई होती है। और इसके सेंटर पार्ट में बिल्कुल इसका होता है इसमें जो बैलेंस को बताता है हमें। और इसमें दोनों एंड्स पर क्या होते हैं? पेन्स लगे होते हैं, इस तरीके से होती है। इसे हिंदी में क्या कह सकते हैं? तराजू भी कह सकते हैं। इस तरीके से होती है।
इसके दो पेन्स होते हैं और सस्पेंडेड होते हैं दोनों सिरे पर। दोनों इसके जो स्टिक होती है मेटल होती है, इसके दोनों एंड्स पर टू पेन्स सस्पेंडेड होते हैं, नीचे लटके हुए होते हैं और 3 स्ट्रिंग से बंधे हुए होते हैं वो बैलेंस के रूप में। बराबर बराबर इक्वल 3 स्ट्रिंग से दोनों पेन्स बने हुए होते हैं। और इसके 1 पेन में क्या रखते हैं हम, वेट रखते हैं 1 पेन में। जैसे 1 किलोग्राम वेट रखते हैं, 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम वेट रख देते हैं। और अदर दूसरा जो पेन होता है इसका, इसमें क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं या कोई थिंग्स रखते हैं जिसका हम वेट करना चाहते हैं। उस वाले ऑब्जेक्ट को दूसरे वाले पेन में रखते हैं, अदर पेन में। तो इस तरीके से हम इसका वेट कर सकते हैं बीम बैलेंस के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट का। 1 साइड में तो हम वेट रखते हैं, दूसरी साइड में ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं इसके दूसरे पेन में। 2 पेन होते हैं इसके दूसरे वाले पड़ले में क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट, और 1 में क्या रखते हैं, वेट। इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर सकते हैं या वेट कर सकते हैं बीम बैलेंस के द्वारा। लेकिन आजकल क्या है, कंप्यूटराइज्ड वेट बैलेंस चल रहे हैं, उसमें कंप्यूटर से वेट कर सकते हैं। उसमें ये पेन्स लगे हुए नहीं होते हैं, वो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके ऊपर ही रख देते हैं ऐसे ही, और उससे वेट कर सकते हैं इजीली। अब देखिए मेजरिंग टाइम। मेजरिंग टाइम देखिए हमारी एवरीडे लाइफ में, बच्चों एवरीडे लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। जैसे स्कूल टाइम से शुरू होता है और टाइम पर ही ओवर होता है। टाइम से स्टार्ट होता है स्कूल और टाइम पर ही उसकी छुट्टी होती है, ओवर होता है टाइम से। वहाँ भी टाइम की हमें ज़रूरत होती है। लेकिन जो स्कूल में क्लास चलती हैं, क्लास का भी एक फ़िक्स टाइम होता है। जो पीरियड चलते हैं आपके उसमें क्लास में, तो वो पीरियड भी फ़िक्स टाइम के होते हैं, तो वहाँ पर भी टाइम की ज़रूरत होती है। अब देखिए जो पर्टिकुलर टाइम पर शुरू होते हैं ये होते हैं, कुछ टीवी प्रोग्राम भी होते हैं जो फिक्स टाइम के होते हैं, टीवी पर प्रोग्राम। तो इन सब चीज़ों का हम पता कहाँ से लगता है, जब हम टाइम मेजर करना जानते हैं तब। टाइम, इन सब पॉइंट्स को टाइम के द्वारा जानते हैं। ओल्डन डेज में पीपल सन और मून के आधार पर, जो ओल्डन डेज थे, ओल्डन डेज उनमें सन और मून के राइज और सनसेट के आधार पर उसको मेजर करते थे टाइम को। लेकिन आजकल क्या है, टाइम के लिए उसके बाद धीरे धीरे जो चेंजिंग हुए उसमें क्या हुआ, पेंडुलम क्लॉक बन गई और पेंडुलम क्लॉक से टाइम को मेजर करने लगे। तो जो बेबीलोन, लेकिन जो सन और मून के बेस पर जो टाइम को मेजर करते थे उनका टाइम बहुत लॉन्ग पीरियड का था। वो 1 ईयर रिवोल्यूशन ऑफ द सन के बेस पर करते थे या रोटेशन के बेस पर नहीं करते थे, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के मूवमेंट के बेस पर टाइम को मेजर करते थे। तो उसमें टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाता था, 1 ईयर के बेस पर था। लेकिन आजकल जो उसमें बेबीलोनियंस ने क्या कहा, उसने टाइम को किस में मेजर किया था, बेबीलोन के जो पीपल थे उन्होंने, साइंटिस्ट ने टाइम को 24 आवर्स यानी 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स में डिवाइड किया। और 1 आवर को किस में डिवाइड किया, उसमें 60 मिनट में 60 मिनट्स बताया था उन्होंने, बेबीलोनियंस ने, जो साइंटिस्ट थे बेबीलोन के। उसमें उन्होंने एक दिन को 24 आवर्स में डिवाइड किया और 1 आवर को 60 मिनट्स में डिवाइड किया। इन्होंने शॉर्ट टाइम के रूप में रिप्रेजेंट किया टाइम को। लेकिन अब क्या है, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। जो टाइम की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, SI यूनिट
ऑफ टाइम इज इक्वल टू सेकेंड। जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है टाइम की वो सेकेंड होती है। जो लॉन्ग टाइम है उसको हम बड़ी बड़ी यूनिट में भी मेजर कर सकते हैं, सिर्फ आवर्स में भी कर सकते हैं, 24 आवर्स में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, मंथ में भी और ईयर में भी उसको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो छोटी यूनिट है इसमें, जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है टाइम की, वो सेकंड होती है। अब बाद में देखिए 1564 से 1642 के बीच में, इस सन के बीच में, इस ईयर में आप गैलीलियो गैलीली थे इटालियन साइंटिस्ट, उन्होंने पेंडुलम का, जो पेंडुलम क्लॉक थी उसके बारे में डिस्कवर किया। पेंडुलम क्लॉक के बारे में कि पेंडुलम जो टू एंड फ्रो मोशन होती है पेंडुलम की क्लॉक की, वो एक फिक्स टाइम के लिए होती है। सबसे पहले इन्होंने गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले ये बात बताई कब, 1564 से 1642 तक ये जीवित रहे थे। उसके बीच में इन्होंने क्या बताया था कि जो पेंडुलम क्लॉक इस तरीके से होती है, यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं आप, इसकी जो टू एंड फ्रो मोशन होती है, ये अपनी जगह से हैंगिंग मोशन होती है इस तरीके से, तो वो एक कंप्लीट रोटेशन जो होती है इसकी, यहाँ से यहाँ तक की, फिर वापस यहाँ पे इस तरीके से जाना, ये एक फिक्स टाइम के लिए होती है, एक फिक्स टाइम होता है इसका टू एंड फ्रो मोशन का। इतना बताया था गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले। लेकिन बाद में जो डच के साइंटिस्ट थे, डच वाले साइंटिस्ट ने क्या बताया इसमें, डच साइंटिस्ट ने बताया था सबसे पहले कि ये जो पेंडुलम की जो मोशन थी, जो वन कंप्लीट रोटेशन था, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन थी इसकी, टू एंड फ्रो मोशन में 1 सेकेंड लगता है यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से जाने का और दोबारा से फ्रो होने का, यहाँ से टू एंड फ्रो मोशन में कितना लगता है, 1 सेकेंड का टाइम कंप्लीट होता है इसमें, 1 सेकेंड। उन्होंने बताया था डच साइंटिस्ट ने, ठीक है ना। डच साइंटिस्ट ने क्या बताया था, 1 कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन में 1 सेकेंड का टाइम टेक्स करती है। अब देखिए अदर क्लॉक्स जो बाद में बनी थी, अदर क्लॉक्स, उनमें मॉडिफिकेशंस होकर के बाद में देखिए जो पेंडुलम थी पहले, तो पेंडुलम से किस में कन्वर्ट होगी, एक तो रिस्ट वॉच बन गई, रिस्ट वॉच, और बैलेंस व्हील और जो टेबल क्लॉक होती हैं बैलेंस व्हील वाली, पहले फिर वो बन गई यहाँ पर, बैलेंस व्हील और रिस्ट वॉच बाद में आई। इसके पेंडुलम के स्थान पर ये दोनों वॉच आ गई यहाँ पर, रिस्ट वॉच और बैलेंस व्हील, बाद में मॉडिफिकेशन होकर के। बैलेंस व्हील में क्या होता है, टेबल क्लॉक थी पहले, उसमें एक स्प्रिंग होती थी जिससे वो उसके अंदर वो सारे मैकेनिज्म कंट्रोल होती थी उसमें, जो अंदर से किससे, स्प्रिंग से उसकी मूवमेंट कंट्रोल होती थी। इसमें चाबी भरते थे और चाबी से वो चलती थी, और एक स्प्रिंग से उसकी मूवमेंट कंट्रोल होती थी। इसी तरीके से जो रिस्ट वॉच थी पहले, उनमें भी चाबी भरते थे, उसकी स्प्रिंग से ही वो कंट्रोल होती थी। लेकिन बाद में मॉडिफिकेशन और होकर के आजकल मॉडर्न में क्या आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच आ रही हैं। इनके प्लेस पर जो सेल से या इलेक्ट्रॉनिक वॉच होती हैं वो सेल से चलती हैं, उसमें चाबी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो मेजरिंग टाइम और मेजरिंग मास के बारे में इस वीडियो में आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, दिस चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड, इससे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले हमने 2 वीडियो और इस चैप्टर की बना दी हैं, आपको भेज दी हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। नाउ थैंक्स, हैव ए नाइस डे।